नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। तो अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए, हमारी तरह थोड़ी सी चहलकदमी आप भी कीजिए और खबरों को भी जानिए, क्योंकि आप खबरों से अपडेट रहे, यही हम चाहते हैं, वो भी एक्सरसाइज करते करते। बिल्कुल श्वेता, तो आज के दिन की कौन सी अहम बड़ी खबरें रहने वाले हैं वो सारी आपको बताएंगे। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जिक्र श्वेता मौसम का ही कर देते हैं। पहाड़ी इलाके जो है वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखिए वहां पर दर्ज हो रही है और उसका असर जो है वो अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। उत्तराखंड की अगर बात करें बरखा, तो यहाँ औली से लेकर केदारनाथ तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं मैदानी इलाके, जैसा कि बरखा भी बता रही है, यहाँ सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है, वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों में क्रिसमस और नया साल आने वाला है। ऐसे में गुलमर्ग की ये तस्वीरें पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। गुलमर्ग में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। टूरिस्ट जिस उम्मीद को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं वो पूरा होता दिख रहा है। ज्यादातर होटल बुक हो चुके हैं। टूरिज्म से जुड़े स्थानीय व्यवसायियों में खुशी की लहर है। सुहाने हो चुके मौसम के बाद अब उन्हें आने वाले दिनों में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। लगातार पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठिठुरन जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाकों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिमाचल में भी स्थिति जो है वो इसी तरह की बनी हुई है। ठिठुरन वहां पर बढ़ी हुई है। शिमला में भी लोग परेशान हो रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को हो रही है श्वेता, तो वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सुबह सुबह पहुंचना होता है, जाना होता है और इसी वजह से समस्याएं जो है वो यहाँ पर बच्चों के लिए हैं, क्योंकि सर्दी का सितम पहाड़ी इलाकों में जाहिर है। बर्फबारी और ऊंचे इलाकों में होती है तो वो और ज्यादा रहता है और इसी वजह से परेशानियों का सबब जो है वो सर्दी बनी हुई है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की वजह से देखिए मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाद स्कूल में विंटर वेकेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही देखिए ठंड ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि पहाड़ों में तो मुश्किलें हो ही रही हैं लोगों को, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें बरखा, तो कई जगह लोग अलाव जलाते हुए अभी से ही नजर आ रहे हैं। जब पहुंच रहे थे दफ्तर में श्वेता, उस दौरान भी तस्वीरें देखी हैं। कई जगह पर अलाव जलाते हुए लोग जो है वो बैठे हुए नजर आए थे। इस कदर बर्फबारी हुई कि यातायात ठप हो गया। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई। राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पूरी तरह से बंद हो गई। ट्रैफिक को दोबारा शुरू करने के लिए स्नो कटर गाड़ियों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर में भी पारा गिरने लगा है। पार्कों में लगे फाउंटेन तक को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि पानी अब जमने लगा है। सड़कों पर लोगों का निकलना कम हो गया है। लोग चारदीवारी के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत ठंड होती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो -5 तो चला गया, जिसकी वजह से पानी भी फ्रीज हो रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड ने अपना कहर जारी रखा है। काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें करना पड़ता है। हिमाचल में सर्दी का आलम क्या है वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। लोग अलाव के पास अपना ठिकाना बनाए बैठे हैं। आप बताएंगे कि किस तरह आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हैं? हम सुबह ही आ जाते हैं और यहाँ पे सुबह ही आग जला देते हैं और आग सेकते रहते हैं पूरे दिन। बहुत ज़्यादा ठंड है। काम करना कितना मुश्किल हो पा रहा है ठंड की वजह से? काम करना तो बहुत मुश्किल है जी, कभी तो शरीर पूरा अकड़ जाते हैं ठंड से। उसी कारण से थोड़ा आग के सहारा लेके बस थोड़ा सेकते भी रहते बारी बारी, फिर काम भी साथ साथ में करते रहते। चारों तरफ घना कोहरा है। ठिठुरन वाली ठंड से स्कूली बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। 5 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर मैं सोचा भाई आग जलाइए, गिट्टी जलाइए, तभी ठंड जाएगी थोड़ी थोड़ी। उधर नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और ट्रैफिक ठप हो गया। हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बर्फबारी किस कदर हुई है। मौके पर सेना ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद बर्फ को हटाया गया और ट्रैफिक बहाल किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है और सर्दी का सितम बढ़ने लगा है।
ये तो बात देखिए पहाड़ों की रही है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तापमान की अगर बात करते हैं तो तापमान यहाँ पर श्वेता शिमला से मसूरी से भी कम हो गया। हाड़ कपाने वाली सर्दी हो रही है। और कह सकते हैं बरखा कि आप दिल्ली में ही रहकर शिमला नैनीताल में जो लोग जाते हैं ना लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक, आप वहां दिल्ली में ही रह के उस तरह की सर्दी का एहसास कर सकते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर जैसा कि बरखा बता रही है पहाड़ों से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की सर्दी पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली में सर्दी के सितम की शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली की ठंड ने शिमला को पीछे छोड़ दिया। मिड दिसंबर में ही टेम्परेचर ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। ऐसे में अगर आप छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे थे तो आप दिल्ली में भी रहकर पहाड़ों वाली सर्दी का मजा ले सकते हैं। दिल्ली के लोग सर्दी के कहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन की तस्वीरें आधी रात की हैं, जब लोगों ने ठिठुरती ठंड से बचने का ये तरीका ढूंढ निकाला। जैकेट, टोपी, जूता सब पहनने के बाद भी लोगों के लिए सर्दी का टॉर्चर झेलना मुश्किल हो रहा है। राजधानी में सर्दी बढ़ने के साथ ही रैन बसेरों में भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीर सराय काले खां के एक शेल्टर की है। यहाँ बेड भरे हुए हैं। बढ़ती ठंड में बेघर लोग रैन बसेरों में अपना ठिकाना बना लेते हैं। ये तस्वीर दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की है। ड्रोन फुटेज में आप देखिए, सिवाय धुंध के यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तो महज अभी सर्दी की शुरुआत भर है, तब ये आलम है। 15 दिसंबर की सुबह दिल्ली में पारा 4.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। हालांकि दिसंबर के अंतिम हफ्ते में तापमान तेजी से नीचे जाता है। पिछले एक दशक की बात करें तो सिर्फ 2020 में तापमान 15 दिसंबर से पहले 5 डिग्री के नीचे पहुंचा था। दिल्ली के मुकाबले अगर पहाड़ों पर टेम्परेचर की बात करें तो शिमला और डलहौजी का तापमान 6.8 डिग्री, जबकि धर्मशाला में 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली में सुबह 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादा ठंड होती है। लोधी रोड में न्यूनतम ठंड 5 डिग्री, आयानगर में 6 डिग्री, जबकि मंगेशपुर में 6.1 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी मिनिमम टेम्परेचर 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में पारा और लुढ़केगा, यानी दिल्ली वासियों को ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखती। अगले एक हफ्ते तक कितनी सर्दी पड़ने वाली है, उसके आंकड़े मौसम विभाग ने जारी किए हैं। खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां 5 दिनों से लापता पुजारी मनोज कुमार की लाश मिली है और लाश को देखकर बताया जा सकता है कि हत्या बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई है, जिसको लेकर अब स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। और गुस्सा देखिए इतना ज्यादा था कि पुलिस जो है उससे भी भिड़ंत हो जाती है स्थानीय लोगों की। उग्र हो गए थे लोग, बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। हाईवे जो वहां पर था उसको पूरी तरह से जाम कर दिया जाता है। स्थिति जो थी वो काबू से बाहर हो गई थी। पुलिस की ओर से प्रयास यहां पर किए गए कि लोगों को समझाया जाए, हालांकि लोग बहुत वक्त बाद जाकर माने थे। क्या कुछ हुआ था दिखाते हैं आपको। बिहार के गोपालगंज में हंगामा बरपा हुआ है। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल हंगामे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। गोपालगंज में 5 दिनों से लापता शिव मंदिर के पुजारी मनोज कुमार की लाश मिली है। अपराधियों ने जिस निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गर्दन के पास गोली मारी गई और दोनों आंखें गायब हैं। प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट के निशान हैं। शनिवार सुबह पुजारी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंदिर में से निकले हुए देखे जबकि कैमरा में, तो हम लोग सब शांत हो गए जे भाई कहीं गया है। और प्रशासन भी आए, डीएम साहब आए, बोले जो हम 3 घंटा में पता कर लेंगे। लेकिन 3 घंटा क्या 6 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं हुआ। भड़के लोगों ने पहले NH-27 को जाम किया और आगजनी कर दोनों तरफ से आवाजाही ठप कर दी। 5 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। एक लड़के का शव मिला था, उसी के आक्रोश में लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसमें कि लोगों ने रोड जाम किया था कुछ देर। हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि सोमवार की रात पुजारी मनोज कुमार शिव मंदिर गए थे और यहां से वो लापता हो गए। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में रात के 2:30 बजे पंडित मनोज मंदिर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह घर के पास ही झाड़ियों में उनका शव बरामद किया गया।
और अगली खबर जो है वो श्रीनगर से है, जहां पर पठान चौक पर आईटीबीपी कैंप जो था वहां पर श्वेता आग लग जाती है। कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन स्थिति बहुत भयावह थी। और जब ये आग लगी उस वक्त वहां पर माहौल कैसा था? आग आखिरकार लगी कैसे, कैसे ये आग बुझाई गई और कितना नुकसान हुआ? क्योंकि जब अचानक से आग लगती है तो उस वक्त तो यही मशक्कत होती है बरखा कि जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन अचानक से आग लगी और वहां पर जवान भी मौजूद थे। कितना नुकसान हुआ ये सब कुछ जानने के लिए रिपोर्ट दिखाते, देखिए जरा। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में स्थित आईटीबीपी कैंप में आग का तांडव देखने को मिला, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार दूर से ही आसमान में उठते दिखाई दिए। दरअसल टिन शेड का इस्तेमाल कुछ उपकरण और कपड़े रखने के लिए किया जा रहा था, लेकिन शनिवार रात यहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी टीन शेड के नीचे एक एरिया को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आईटीबीपी के जवान भी आग बुझाने में मदद करते नजर आए। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो सका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और चलिए अब आपको भगवान राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं। रामलला के मंदिर का निर्माण का कार्य जो चल रहा है वो जोर शोर से चल रहा है, तैयारियां तेज चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है ना 22 जनवरी उसका इंतजार तो सभी को है, आपको भी होगा। बिल्कुल, 22 जनवरी का इंतजार मेरे साथ तमाम उन राम भक्तों को है जिन्होंने इतनी ज्यादा ये जो वेट थी, जो इतनी लंबी खींची है ना श्वेता, उसके बावजूद भी अपना धैर्य यहाँ पर नहीं खोया था। पूरे उत्साह के साथ वहां पर तैयारियां की जा रही हैं और वो तैयारी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर है। ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर है। कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है और तो कुछ ऐसे भी हैं जो राम के नाम भक्ति में रमे हैं। 22 जनवरी को भले ही रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उसके पहले अयोध्या में तमाम तरह की तैयारी जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में इत्र व्यापारी भी अयोध्या पहुंचे हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कार्यालय को स्पेशल इत्र भेंट कर रहे हैं। ये इत्र गुलाब और अलग अलग फूलों से तैयार किया गया है। हाथरस से आए इत्र व्यापारियों ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को इत्र जल और चंदन समर्पित किया। हाथरस के बंधु यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इत्र समर्पित किया है। 56 भोग लगाने के लिए भगवान श्री रामलला को प्रेषित किया है। साथ ही साथ कुछ रज भी लेकर आए हैं। तो ये जो एक समर्पण है उनका, वह श्री रामलला के जो हमारे ट्रस्टी हैं, यानी कि श्री राम एवं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और वह रामलला के दरबार में इसको पहुँचवाएंगे। और उनके इस आने से हम सब पुरस्कृत हुए। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर को जहां जोर शोर से बनाने का काम जारी है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर देश के बाकी हिस्सों में भी हलचल तेज है। जम्मू में इसे लेकर विशेष अक्षत पूजा की गई, जिसमें भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसको लॉर्ड श्री राम की मूर्ति स्थापना से अयोध्या से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्षत पूजा की जा रही है। इस कलश के अंदर चावल और हल्दी मिला के रखी गई है और इस कलश को जम्मू कश्मीर की हर जगह पे लिया जाएगा और हर हिंदू घर में इस चावल का एक एक कण पहुंचाया जाएगा और उसको एक संदेश दिया जाएगा कि जनवरी 22 को दिवाली की तरह मनाया जाए, ताकि जनवरी 22 में ये जब लोग हैं सारे ये सब दिए जलाएं और इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कोई भजन गा रहा है, पूजा चल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है। बाईस जनवरी की तारीख में अब 40 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तैयारी तेज है।
और अब खबर जो है वो राजस्थान के अलवर से है, जहां पर भैरव मंदिर में रात को प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है। मूर्ति खंडित हुई तो उसके बाद लोगों में बहुत आक्रोश है। बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, साथ ही साथ दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग जो है वो की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। राजस्थान के अलवर में बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। दरअसल 70 साल पुराना भैरव बाबा के मंदिर पर बुलडोजर चला, जिससे भैरव बाबा की मूर्ति खंडित हो गई। रात के अंधेरे में यूआईटी की तरफ से की गई इस कार्रवाई का चौतरफा विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग यूआईटी के दफ्तर पहुंचे और कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। जेसीबी को रात में जेसीबी की लाइट बंद करके बस्ती वालों को धमका करके, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां मौके पर मौजूद थे, सबने मिलकर के उस मंदिर को तोड़ दिया है। कॉलोनी के लोगों में, बस्ती के लोगों में रोष व्याप्त है। इस प्रकार की घटना को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिर क्यों तोड़ा? इस प्रकार का जघन्य अपराध, जीवंत मूर्ति को मंदिर को तोड़ करके और इस तरह का अपराध किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मंदिर की मूर्ति वापस उसी स्थान पर पुनः प्राण प्रतिष्ठित हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तब तक ये बस्ती चुप नहीं रहेगी, मौन नहीं रहेगी। दरअसल इस मंदिर को लेकर आसपास के इलाके के लोगों में गहरी आस्था है, लिहाजा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन भारी विरोध के बाद अब जांच की बात कर रहा है। जो भी अगर कुछ गलत हुआ है, कोई धार्मिक भावनाएं अगर आहत हुई हैं, तो उसकी पूरी गहनता से जांच की जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमें यही निर्देश मिले हैं कि इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए और गंभीरता से लेने के उपरांत इसकी जांच की जाए। इस विषय में हमने वहाँ पे जांच के लिए जो अधिकारी हैं उनको बुलाया है और बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार विधि सम्मत रूप से कार्रवाई की जाएगी। आज इस संबंध में पुलिस प्रशासन की बैठक होगी। अब देखना होगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होता है। ये बस्ती के लोग हैं, बताओ। खबर महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आई है, जहां अधिकारी के बेटे की हैरान कर देने वाली करतूत देखने को मिली है। यहां दरअसल नौकरशाह के बेटे अश्वजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। प्रिया सिंह देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं, काफी फॉलोअर्स उनके हैं। जिस लड़के के साथ में रिलेशनशिप में वो इतने सालों से थी, उसी ने किस तरह उन्हें जिंदगी और मौत की जंग के बीच में झूलता हुआ छोड़ दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। महाराष्ट्र के सीनियर ब्यूरोक्रेट अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे पर अपनी पूर्व प्रेमिका को कार से कुचलने की कोशिश का आरोप लगा है। अस्पताल में भर्ती प्रिया सिंह ने अपने प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। आरोप है कि अश्वजीत गायकवाड़ ने 11 दिसंबर को ठाणे में अपनी गर्लफ्रेंड को एसयूवी से कुचलने की कोशिश की थी, जिसके बाद प्रिया सिंह बुरी तरह घायल हो गई। ठाणे के रहने वाले अश्वजीत गायकवाड़ और प्रिया सिंह तकरीबन 4 साल से रिलेशनशिप में थे। कुछ वक्त पहले ही प्रिया को अश्वजीत के पहले से शादीशुदा होने के बारे में पता चला था, लेकिन बावजूद इसके दोनों का रिश्ता चल रहा था। अश्वजीत ने प्रिया को बताया था कि उसका पति से तलाक हो चुका है और अब वो उसके साथ शादी करेगा। आपने क्या कोई नशा किया था उसका? ड्रिंक नॉर्मल, मैं पार्टी में से गई थी, नॉर्मल ड्रिंक किया था। कौन नहीं करता पार्टी में से, तो ड्रिंक करके इंसान जाता है। आई वाज नॉर्मल। मैं सिर्फ उसको कन्विंस कर रही थी प्यार से। मैं एंड तक मोमेंट में मैं सिर्फ उसको बोलती प्लीज गाड़ी में बैठो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे सबके सामने बात नहीं करना, कि मुझे पब्लिक ड्रामा नहीं चाहिए था। सोमवार देर रात प्रिया अश्वजीत से मिलने ठाणे के होटल पहुंची थी। होटल में पार्टी चल रही थी। अश्वजीत वहां अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मौजूद था। फिर आगे क्या हुआ, प्रिया ने टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए पूरी कहानी बताई। नहीं सर, कोई पैसे नहीं। रिलेशनशिप में गिफ्ट्स वगैरह तो चलता रहता है, वो मैं भी उसको देती थी, वो मुझे भी देता था। मैंने कभी कोई किसी चीज की डिमांड नहीं की है। ठाणे पुलिस आज उस जगह जा सकती है जहां पर घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस की कई टीमें आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसकी गाड़ी की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां प्रिया
आरोपियों पर धारा 307 लगाने की मांग कर रही है। और अब बात संसद घुसपैठ मामले की करते हैं, जिसमें पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ में जांच बेहद तेज है। स्पेशल सेल जो है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और नए सबूत लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस बीच मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के सहयोगी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एक तरफ तो पुलिस की जांच चल ही रही है, स्पीकर ओम बिरला ने भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। ये तस्वीरें देश की चिंता को बढ़ाने वाली हैं। अब इसी चिंता को दूर करने की कोशिश की जा रही है। एक ओर पार्लियामेंट का सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर पकड़े गए आरोपियों की साजिश को डिकोड किया जा रहा है। स्पेशल सेल इस मामले में गहराई से पड़ताल कर रही है। आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ इनके खिलाफ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल कपड़े और आरोपियों के पर्स भी सीज किए गए हैं। इनके अलावा मोबाइल फोन के बारे में भी ललित के जरिए कुछ अहम जानकारी मिली है, जिसे लेकर छापेमारी जारी है। तमाम जांच के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सुरक्षा में हुए सेंध पर चिंता जताई है। ओम बिरला ने कहा कि जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपेगी। स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया है, सांसदों का निलंबन सुरक्षा चूक से जुड़ा मामला नहीं है और सांसदों का अमर्यादित व्यवहार की वजह से निलंबन किया गया। स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। ये मेरा लोकसभा सांसद के नाते अनुभव रहा है कि बिना किसी पक्षपात के स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इस बीच मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के सहयोगी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पता चला है कि संसद घुसपैठ कांड के बाद सभी आरोपी महेश के पास राजस्थान जाने वाले थे। घटना के बाद ललित झा भी महेश के पास गया था। महेश कुमावत ने ही फरारी के दौरान ललित झा की छिपने में मदद की थी। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो गुजरात दौरे पर रहेंगे और वहां पर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे और काशी और पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाएं बताई जा रही हैं, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 25 घंटे बताया जा रहा है पीएम मोदी जो है वाराणसी में मौजूद रहेंगे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित भी पीएम करने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। ये बदली हुई वाराणसी की तस्वीर है। चमचमाती लाइटों से रोशन जगमगाती ये बनारस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी तैयार है। पीएम मोदी वाराणसी में आज काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। शिव के धाम में तमिलों को वेलकम किया जाएगा। इसके साथ ही काशी कन्याकुमारी के बीच रिश्तों का नया दौर भी शुरू होगा। कलकल करती गंगा की धारा और उनके किनारे देश की 2 सबसे पुरानी संस्कृतियों का संगम होगा। सनातन संस्कृति के 2 सबसे बड़े केंद्र रामेश्वर और विशेश्वर का मिलन होने जा रहा है। यहाँ न सिर्फ संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, बल्कि भाषाई दूरियां भी मिट जाएंगी। आज जब पीएम काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण की शुरुआत करेंगे,
तो हर किसी की नजर इस पर टिकी होगी। खास बात यह है कि इस समागम का राजनीतिक मतलब भी निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए जहां वो उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती दूरियों को पाटने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में सियासत की एक नई लकीर खींच रहे हैं। दरअसल लाख चाहने के बावजूद जो दक्षिण का किला है वो बीजेपी की पहुंच से दूर है। कर्नाटक पहले ही बीजेपी के हाथ से निकल चुका है, तो वहीं तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में कामयाबी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि अगर दक्षिण भारत में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है, लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करना है, तो दक्षिण भारत के किले पर जीत हासिल करना बिल्कुल जरूरी है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में दक्षिण भारत के 1400 लोगों का प्रतिनिधि मंडल शिरकत करेगा। दक्षिण भारत से आने वाले मेहमान न सिर्फ काशी के विकास से रूबरू होंगे, बल्कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को भी करीब से समझेंगे। इस खास समागम से पहले पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे कटिंग मेमोरियल स्कूल पहुंचेंगे, जहां वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं बरका, लेकिन बिहार की राजनीति अभी से गरमाने लगी है। जन स्वराज के अध्यक्ष पीके ने दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब देखिए, बयान जब यहाँ पर पीके की ओर से सामने आया है, तो उसके बाद जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आना भी तय है। और जिस तरह का बयान दिया गया है, ये माना जा रहा है कि प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा सख्त होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के नेता नहीं हैं? क्या 2024 के चुनाव में नीतीश की करारी हार होगी? क्या 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा? ये वो सुलगते सवाल हैं जिसके जवाब का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि जन स्वराज प्रमुख पीके ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के नेता नहीं है। नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है। 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। पीके का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश की 3 राज्यों में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई है। बीजेपी बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है। दरअसल इंडिया अलायंस के साथ ही जेडीयू की कोशिश थी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाए, लेकिन अब तक जेडीयू को इसमें सफलता नहीं मिली है। नीतीश के नेतृत्व के लिए इंडिया अलायंस के दलों में ही विरोधाभास है। ऐसे में पीके का बयान जेडीयू खेमे के लिए टेंशन खड़ा कर सकता है। करेंगे बाबा बागेश्वर की। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है और बड़ी दूर दूर से लोग जो है हनुमंत कथा सुनने के लिए उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और देखिए, इसी बीच में बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। क्यों उन्होंने तारीफ की? हिंदू राष्ट्र हो, मथुरा का मुद्दा हो, पीओके हो, इस तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ बातें कही है, दिखाते हैं आपको। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए दूर दराज से लोगों का हुजूम पहुंच रहा है। खचाखच भरा पंडाल हनुमंत कथा का साक्षी बन रहा है। कड़कड़ डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में श्री राम हनुमंत कथा का शनिवार को पहला दिन था, लिहाजा बाबा के समर्थकों का जोश हाई रहा। लोग बाबा की झलक पाने को बेताब नजर आए। बाबा के लिए आए जी, दर्शन करने के लिए। संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है। घर के अंदर बहुत परेशानी है। आपको लगता है कि बाबा सारी परेशानियों को दूर कर देंगे? जी बिल्कुल करते। हम इनको गुरु समान मानते हैं कि हमने आजमा के देख लिया। कथा के बाद मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और मथुरा में भी भव्य मंदिर के निर्माण की पीएम मोदी से मांग कर डाली। वर्तमान प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है।
जो भूमि पूजन में वो पहुंचे, जो प्रभु के अनावरण महोत्सव में विराजमान महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है और वो राष्ट्र हित के लिए ऐसे ही करते रहें। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और बाबा ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। ये राम भक्तों की जीत है। कौन ऐसा कोई निर्लज्ज होगा जिससे राम मंदिर जिस दिन प्रभु श्री राम विराजमान होंगे उसको दुख लगे? वो महानिर्लज्ज कोई राक्षस होगा, उसको दुख लगेगा। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। पीओके को लेकर बाबा ने सरकार से क्या मांग की, आप भी सुनिए। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए, बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। शनिवार को शुरू हुई कथा का कल यानी 18 दिसंबर को समापन होगा। और अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की करते हैं, जिनकी परेशानी जो एक बार फिर से बढ़ सकती है। दरअसल हो सकता है एक बार फिर से राहुल गांधी को अदालत के सामने पेश होना पड़े। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया है। 6 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। किस मामले में यह समन जारी हुआ है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मामला मानहानि केस से जुड़ा है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बार फिर समन जारी किया है और अगले महीने की 6 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। मानहानि का ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर 5 साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। साल 2018 में बेंगलुरु में राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। इस केस में राहुल को शनिवार को पेश होना था, लेकिन जब राहुल शनिवार को पेश नहीं हुए तो उन्हें 6 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया।